वाले में से हैं, नोट करना ढंग से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स, याद करते रहना साथ साथ इसको। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और तुम्हें बताइए ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी सबशेल के अंदर, इसलिए इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल दे शो पैरामैग्नेटिक। सिंपल नोट करना बस ये आंसर, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आती है अंडर रूट में n into n+2, जो कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैंने बता रखा क्लास के अंदर कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं इसके अंदर। एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, heat required to convert the metallic lattice to get free atoms. Heat required, enthalpy automation क्या होती है? Heat required to convert 1 mole of metallic lattice to get free atoms. तो मेटेलिक लैटिस को फ्री एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है ट्रांजिशन मेटल के अंदर बहुत ज्यादा। रीजन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में अगेन बहुत सारे अनपेड, सेम आंसर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं इसके पास, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये 2 पॉइंट लिख के आने हैं। अनपेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म, इसलिए इनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं? हाई होते हैं। डिटेल दे रखी है इसकी, सही ना, ये सब हाई होते हैं। बस जैसे जिंक हो गया, इसका ये जिंक क्या है? बहुत सॉफ्ट है। रीजन क्या है जिंक सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट आ गया, द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड किसकी वजह से होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगेन सेम रीजन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड डी डी ट्रांजिशन। मेन रीजन ये है, अदरवाइज रीजन और भी है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। कैसे? जैसे ही ट्रांजिशन मेटल के पास, ये है ट्रांजिशन मेटल, इसके पास जैसे ही कोई एनायन अप्रोच करेगा, जैसे ही इसके पास कोई एनायन अप्रोच करेगा, इसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे दो में, दो में स्प्लिट हो जाएंगे, T2G लेवल और EG लेवल। अब ये दो में स्प्लिट हो गए, अब ये डीडी ट्रांजिशन, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, वापस नीचे आएगा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से ऐसे होगा। तो ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से, ये डीडी ट्रांजिशन इसलिए पॉसिबल है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। सिंपल लिखना है, एज एनायंस और लिगेंड्स अप्रोच ट्रांजिशन मेटल आयन, देयर डी ऑर्बिटल्स दे डू नॉट रिमेन डीजनरेट एंड स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स, T2G लेवल एंड EG लेवल, ड्यू टू विच डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। इसलिए ज्यादातर ये कलर कम्प्लेक्सेस बनाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सही है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। इसके 3 रीजन है, तीनों बताए हुए हैं, सही ना। इसके 3 रीजन है, 3 रीजन इसके सुन लेंगे एक बार जल्दी से एक बार, क्योंकि मैं क्लास में बताए हुए हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसके मैंने 6 या 7 एग्जाम्पल दिए थे, मैंने कहा था एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। हेबर्स प्रोसेस वाला एग्जाम्पल, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आयरन कैटलिस्ट था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एग्जाम्पल, H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें V2O5 कैटलिस्ट था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तीसरा डीकॉन्स प्रोसेस जिसमें CuCl2 कैटलिस्ट था 723 केल्विन पे। ऑस्ट्रल प्रोसेस जिसके अंदर प्लेटिनम 1100 केल्विन पे कैटलिस्ट था। तो ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। रीजन क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स, पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट डी सबशेल्स हैं, इनके पास वेकेंट डी सबशेल या इनकम्प्लीट डी सबशेल है इसके पास, ड्यू टू विच दे कैन एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर उसके बाद दोबारा री एमिट करेंगे वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट काम करते हैं। ट्रांजिशन मेटल दे हैव वेकेंट डी सबशेल या दे कैन शो वेरिएबल स्टेट्स, वेरिएबल स्टेट शो कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, आयोडाइड आयन और पर सल्फेट आयंस के बीच में रिएक्शन होती है, आयरन 2+ काम कर रहा है कैटलिस्ट का, ये बनाता है I2 + SO4 नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के IIT मेंस में भी था और NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। तो I- Fe2+, ये काम कर रहा है यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाने का, यहाँ पे इंटरमीडिएट Fe3+ है, सॉरी, Fe3+। हाउ फेरिक आयंस एक्सेलरेट द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। तो Fe3+ है, ये Fe3+ जाएगा Fe2+ में, Fe2+ में, और I- को कर देगा I2 में। और ये Fe2+, अब ये Fe2+ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा H2O8 2 नेगेटिव के साथ और ऑक्सीडाइज कर देगा इसको।
रीजनरेट हो जाएगा ये। इसकी स्टेट कम हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज थी, ध्यान रखना, इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज थी, वो -1 में था। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके दोबारा अपनी स्टेट में आ जाएगा, कैटलिस्ट अनयूज इन द रिएक्शन। तो इस तरह से ट्रांजिशन मेटल जो Fe3+ था, इसने वेरिएबल स्टेट शो की, इसने वेरिएबल स्टेट शो की, Fe3+ से गया Fe2+ में और दोबारा रीजनरेट हो गया Fe3+। तो इस तरह से इसके पास वेकेंट डी सबशेल थे, इसके पास वेकेंट डी सबशेल थे, जिसकी वजह से वेरिएबल स्टेट शो कर सकता है और वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब कर सकता है, रीएमिट कर सकता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। ये पहला पॉइंट है, ढंग से समझ सकते। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ना? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ Fe3+ फेरिक आयंस एक्सेलरेट द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयंस। ये पूरा क्वेश्चन आया था मेंस में। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल जो है इंटरमीडिएट बनाएंगे मैंने तुम्हें ये भी बताया हुआ है, जैसे X+Y गिव्स XY, रिएक्शन हो रही है तो ट्रांजिशन मेटल डाल दिया मैंने इसके अंदर, कैटलिस्ट, कोई भी ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट डाल दिया, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है यहाँ पे, कैटलिस्ट डाल दिया, वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ बनाएगा इंटरमीडिएट, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी कम। और ये इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट बन जाएगा और कैटलिस्ट सी रीजनरेट हो गया, कैटलिस्ट सी रीजनरेट हो गया। इस इंटरमीडिएट ने किया क्या? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया दोबारा और एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया। याद होगा तुम्हें, अगर रिएक्शन ऐसे जा रही थी तो अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने की वजह से ऑल्टरनेट पाथ लेसर एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉलो करेगी। तो ये लिखना है इसके अंदर, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स इंटरमीडिएट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दिस इंटरमीडिएट lowers down the value of activation energy by providing alternate path. Then this intermediate reacts with the other reactant, due to which product is formed more frequently and catalyst is regenerated. ये लेके आना है सेकंड पॉइंट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट थ्योरी है ये, याद रखना, इंटरमीडिएट थ्योरी। और तीसरा पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है, ट्रांजिशन मेटल्स के बाद लास्ट, जैसे ये एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, हाउ V2O5 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। V2O5 जो कैटलिस्ट था सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, V2O5 के पास लार्ज सरफेस एरिया है, ये V2O5 मान लिया कैटलिस्ट है जो, इसका लार्ज सरफेस एरिया है, जहां पे रिएक्टेंट्स होंगे एड्सॉर्ब, तो ये पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी, कंसंट्रेशन बढ़ गया ना इनका, इसका और इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये पास आ गए, रिएक्शंस और फ्रीक्वेंट हो गई, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गई, प्रोडक्ट बनेगा SO3 जल्दी, जिसकी इस कैटालिटिक सरफेस पे कोई एफिनिटी नहीं होगी, इमीडिएटली ये बाहर निकल जाएगा SO3, लिविंग द एरिया फ्री फॉर नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन। अब नए SO2 O2 आएंगे, दोबारा SO3 बनेगा, ऐसे एक एक करके प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, हाउ V2O5 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2। तो क्या लिख के आना है, V2O5 has large surface area on which reactants SO2 and O2 are adsorbed, effective collision increases, reaction rate becomes faster। इस तरह से कैटलाइज करता है, लार्ज सरफेस एरिया, ये पॉइंट लिख के आना है इसके अंदर। तो चारों पॉइंट का बहुत डिटेल में आंसर दे दिया है, बहुत समझ करके नोट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are interstitial compound, why are such compounds well known for transition metals? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये तो मैं बताया मैंने, ट्रांजिशन मेटल जो है एलॉयज भी बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज भी बनाते हैं। एलॉय कैसे? जैसे ब्रास है, ब्रास के अंदर कॉपर है, कहीं एक जिंक डाल दो, जिंक आ गया, कॉपर, जिंक, कॉपर, इस तरीके से ये है एलॉय, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन देयर मोल्टन फॉर्म। और ये एक दूसरे के अंदर आसानी से मिसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स का साइज सिमिलर है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिमिलर साइजेस, so they are easily miscible with each other in their molten form, like this they can form alloys, similar sizes easily miscible with each other in molten form, इसलिए alloys बनाते हैं ये। लेकिन हमें पूछा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अब ये तुम्हारा जो आंसर पूछा हुआ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए क्या करना है तुम्हें, अब आंसर बता रहा हूं मैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बहुत सारे वेकेंट स्पेसिस होते हैं, ये होती है लैटिस साइट, ये वाली होती है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो ट्रांजिशन मेटल के पास ऐसे बहुत सारे वेकेंट, ये भी इंटरस्टिशियल साइट है, ये सारी इंटरस्टिशियल साइट तुम्हें दिख रही होंगी, जैसे ये टंगस्टन है, टंगस्टन, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे क्या आ गया, कार्बन, यहाँ कार्बन आ गया, कार्बन आ गया, कार्बन आ गया,
इंटरशीथ साइड पे, मैक्सिमम इंटरशीथ साइड पे क्या आ गया, कार्बन आ गया। मेटल जो है इनके साथ, जो टंगस्टन है, वो इनके साथ बहुत ही वीक फोर्सेस, बॉन्ड नहीं बनता कोई, बहुत ही वीक फोर्सेस आते हैं इसके अंदर। सही है, तो ये होता है इंटरशीथ कंपाउंड। क्या लिख के आएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स इन देम, they have large number of interstitial voids in them where small atoms like boron, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दे कैन ऑक्यूपाई स्पेसेस। मेटल हैज वीक फोर्सेस, वीक वेरी वेरी वीक बॉन्ड्स विद देम, दिस रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। रिजल्टिंग कंपाउंड मैंने तुम्हें बताया भी था, ये आर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जो है, हाइड्रोजन, ये सब जो है बाय आर ट्रांजिशन मेटल। आर ट्रांजिशन मेटल ये कितना था, 0.225 से 0.414 के आसपास ये होता है। सही है, तो इसलिए ये वीक बॉन्ड्स बन गए, ये वीक बॉन्ड्स बन गए, ये कंपाउंड बन गया इंटरशियल कंपाउंड्स। इंटरशियल कंपाउंड इनकी प्रॉपर्टीज करनी है फिर। और ये ट्रांसमिटर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, वेकेंट स्पेसेस। और इसके फीचर्स क्या थे, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत ही हार्ड और रिजिड होंगे, इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, केमिकली इनर्ट होंगे, केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होंगे। रिएक्टिविटी सेम होगी मेटल, मेटल को तो मैंने टच किया ही नहीं, टंक्शन तो एज इट इज है ना। रिएक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी 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 सेम एज मेटल, जो थी पहले कंडक्टिव वो रहेगी। मेलिबिलिटी डक्टिलिटी तो कम हो ही जाएगी, जब सॉफ्टनेस खत्म तो मेलिबिलिटी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेलिबिलिटी एज वेल एज डक्टिलिटी डिक्रीज। एग्जाम्पल दे दिया, टंगस्टन कार्बाइड Fe 0.95O, Ni 0.98O, समझ गए कि नहीं, ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या है इंटरस्टिशियल, जैसे वन TiH 1.5 to 1.8, सही ना, इसमें मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो फिक्स नहीं होता ऐसे। तो ये था इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन के साथ बहुत सारे वॉइड्स होते हैं जहाँ पे छोटे एटम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मेटल उनके साथ बहुत वीक फोर्स बना लेता है, इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं और ये इसकी एग्जांपल है, ये सारा करना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल। ये तो बताया, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है कि कम है, बताओ जरा। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, ये मैंने डिस्कस कर दिया क्वेश्चन शायद, ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबिलिटी ज्यादा थी ना, जैसे मैंगनीज है +2 से +7 तक, और नीचे जाने पर 3D से 4D से 5D पे गए तो हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी, याद आया कि नहीं ये। जैसे मैंगनीज का जो हायर स्टेट है MnO4 नेगेटिव, फिर नीचे गए टंगस्टन भी आता है, TCO4 नेगेटिव आता है अगले में, उससे अगले में WO4 नेगेटिव आता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, ऐसे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इनका। हायर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है नीचे आने पर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इस वजह से MnO4 नेगेटिव बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन फिर भी ये गेन करके +7 से +2 में जाता है, +4 में जाता है, +6 में जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी गेन नहीं करेंगे, तो इसलिए परमैंगनेट आयन बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए, तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है कि क्योंकि इनके अंदर N-1D और NS में एनर्जी डिफरेंस कम। पी ब्लॉक के अंदर ऊपर स्टेट ज्यादा वाली स्टेबल होती है, जैसे ग्रुप 15 की बात करें, नीचे +3 वाला स्टेबल। 14 की बात करें, ऊपर +4 तो नीचे +2, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एग्जांपल के थ्रू बताना है, सही ना, एग्जांपल के थ्रू बताना है। जैसे PbCl2 बात करें, PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, ग्रुप 14 की बात करें। BiCl5 ये लेस, +15 की बात करें, BiCl3 ओ सॉरी PCl5 से कम स्टेबल है, नीचे आने पर +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई इसलिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, 14th। डिस्क्राइब द preparation of potassium digromate from iron chromite or effect of increasing pH on a solution of potassium digromate। increasing pH बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन होती है इसकी फेरोक्रोम, FeO, ये मेन हो रहा है, इसके साथ इंप्योरिटी आती है Cr2O3, सॉरी FeO इंप्योरिटी है, Cr2O3 मेन हो रहा है ग्रीन कलर का, FeO.Cr2O3, इसका नाम है क्रोमाइट और फेरोक्रोम और क्रोम आयरन, और फेरोक्रोम और क्रोम आयरन, सारे नाम याद करने हैं, किसी भी नाम से हंसता है। इसमें डालते हैं अल्कली और एयर, अल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एयर डायरेक्ट में डाला O2, तो पहले मिलता है इससे
येलो कलर की सॉल्यूशन, येलो कलर की सॉल्यूशन Na2CrO4, FeO ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में, साथ में CO2, ये रेडिश ब्राउन कलर का, ये रेडिश ब्राउन कलर याद करना जरूर। ये पूरा ABCDEF की फॉर्म में पूछ सकते हैं ऐसे, समझे। FeO है, मैं इसका मैकेनिज्म वगैरह सब बता चुका हूँ। FeO जो है O2 के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा। Cr2O3 जो है O2 के साथ रिएक्ट करके CrO3 बनाता है, CrO3 बनाएगा। CrO3 मतलब H2CrO4, H2CrO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, इस सॉल्ट से वीकर एसिड CO2 को बाहर निकाल देगा। तो ये तुम्हें याद करना है, नाम जरूर लिखना है इसका, सोडियम क्रोमेट। प्रिपरेशन आएगी, बिना नाम के मार्क्स कट जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स की प्रिपरेशन आती है इसकी। सोडियम क्रोमेट आ गया। अब सोडियम क्रोमेट में डाल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड, क्रोमेट में एसिड तो बनेगा डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट, क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट आ गया। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट, ये होता है डेलिक्विसेंट, ये डेलिक्विसेंट होता है, सही ना, डेलिक्विसेंट है। इसीलिए ये मतलब ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, सोडियम डाइक्रोमेट, नाम जरूर लिखना, Na2Cr2O7.2H2। इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज नहीं करते टाइट्रेशन वगैरह में, क्यों? क्योंकि इसका वेट जो तुम लोगे वो गलत आएगा, वाटर इसने एब्जॉर्ब किया होगा, 2H2O ऐड करना पड़ता है, कई बार नहीं ऐड करना पड़ता है, डेलिक्विसेंट होता है। तो मॉइस्चर मैक्सिमम केसेस में एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, डेलिक्विसेंट है। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको यूज नहीं करते हैं, और इसी वजह से इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं माना गया है। जैसे NaOH को नहीं मानते हैं, जैसे KMnO4 को नहीं मानते हैं, ऐसे ही इसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते, यानी इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसकी प्योर फॉर्म आसानी से अवेलेबल नहीं है, सही ना। तो ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड जो मैं बनाऊंगा K2Cr2O7, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि K2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी होती है कम। तो ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसकी पूरी प्रिपरेशन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा करना तुम्हें। फिर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको देख लेंगे। ये प्रिपरेशन जरूर करना है, 2 से 3 मार्क्स की आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। अब ये वाला पार्ट 1 मार्क में बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr2O7। तो अब देखो, इसके लिए तुम्हें इक्वेशन लिखनी है वाली, मैंने तुम्हें बताई दी अभी। Cr2O7 डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के, H2O डाला, पीएच इज टू 4 पे इक्विलिब्रियम है, CrO4 नेगेटिव प्लस 2H प्लस, CrO4 नेगेटिव प्लस 2H प्लस, ये येलो कलर का, ये येलो कलर का। अब पीएच इज टू 4 पे इक्विलिब्रियम में, मान लिया मैंने पीएच है ग्रेटर देन 4, मीडियम हो गया बेसिक, हो गया। तो ओचाइंस आएंगे, वो ओचाइंस इमीडिएटली इस H प्लस को खत्म कर देंगे। जब H प्लस खत्म, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चैटरी प्रिंसिपल, इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कलर आ जाएगा येलो, बेसिक मीडियम कलर येलो। और मान लिया पीएच है लेस देन 4, मीडियम है एसिडिक, तो H प्लस आयंस बढ़ जाएंगे, ये H प्लस आयंस बढ़ गए, ये बढ़ गए, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, कलर आ जाएगा ऑरेंज। तो एसिडिक मीडियम है तो कलर आ जाएगा ऑरेंज, बेसिक मीडियम ओ चांस बढ़ गए, बेसिक मीडियम H प्लस आयंस बढ़ गए, कलर ऑरेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पहले क्वेश्चन लिख के आनी है, फिर पूरा एक्सप्लेन करना है। पीएच लेस देन 4 पे क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 4 पे क्या होगा, इसको कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशंस। डाइक्रोमेट आयंस I माइनस है, बोर्ड में आना ही आना है इस क्वेश्चन को, तो किसी भी साल चेक कर लो, हर साल क्वेश्चन आया इसका, आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन। 14 इक्वेशन है, 14 की 14 इक्वेशन याद करनी है, 2 बेसिक मीडियम वाली बहुत इंपॉर्टेंट, सही ना, 2 बेसिक मीडियम वाली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डाइक्रोमेट आयंस आयोडाइड आयन है, अगर डाइक्रोमेट आयंस और आयोडाइड आयन, ये ऑरेंज कलर है, Cr3 प्लस बनेगा, ग्रीन कलर का, कलर जरूर लिखना। और I माइनस जाएगा I2 में, अगर तुम सिर्फ ये इतना लिख के आओगे तो हाफ मार्क, 1 मार्क का आना है ये, तो हाफ मार्क। पूरी बैलेंस करना है, पूरा बैलेंस करना है इसको। डाइक्रोमेट आयंस आयोडाइड आयन ग्रीन कलर, ये आ गया Cr3 प्लस और I2, एटम बैलेंस करेंगे, 2 लगा दिया, 2I माइनस से I2 बना ना। और क्रोमियम 2 थे, मैंने 2 पहले ही लगा दिया यहाँ पे। यहां से यहाँ चेक करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहाँ चेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से।
आयोडाइड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये आ गया 6I-, ये आ गया 3I2। बस अब चार्ज बैलेंस कर लो या ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। O7 है और कहीं O नहीं है। O7 को देख के 7H2O, 14H होगा इधर, तो यहाँ 14H+। इक्वेशन बैलेंस। ऐसी दूसरी इक्वेशन, डाइक्रोमेट आयंस के साथ Iron 2+, फिर वही बना देना, Cr3+, Iron 2+ गया Iron 3+ में, इतना रख दिया, हाफ मार्क। एटम बैलेंस करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, चार्ज बैलेंस कर लो पहले, या फिर ये ऑक्सीजन 7H2 आया तो 14H+, बैलेंस हो गई। तीसरा H2S, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के, कलर जरूर लिखना, ध्यान रखना। और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये गया Cr3+ में। H2S गया येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, ध्यान रखना, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी है, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी है, याद रखना इसको, ये जरूर बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये आया ग्रीन कलर का, इसमें प्रॉपर ग्रीन कलर आएगा क्योंकि ये व्हाइट है और ये ग्रीन है, इसमें प्रॉपर ग्रीन कलर आएगा। 2Cr3+ आ गया। यहाँ से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई किया 3 से। O7 है, 7H2 लगाया, बैलेंस जरूर देख लेना एक बार, कहीं गलती ना हो कोई। +14H+, ऐसे करके आना क्वेश्चन, ये आएगा 3 मार्क्स में ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। इसकी प्रिपरेशन होती है पायरोलुसाइड ओर से। ये है पायरोलुसाइड ओर, जिसमें 85% MnO2 होता है। ब्लैक कलर का पाउडर है, याद रखना, ब्लैक पाउडर पायरोलुसाइड ओर, मैंगनीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं ब्लैक पाउडर। रोड मैप की फॉर्म में आता है, ए मान लिया इसको। इसमें भी अल्कली और एयर डलेगा, अल्कली और एयर, समझ गए कि नहीं, इसमें भी अल्कली आएगा और एयर, जैसे K2CO3 + O2, अल्कली और एयर। क्या मिल जाएगा इससे? पोटेशियम मैंगनेट। सही ना, पोटेशियम मैंगनेट आएगा इसके अंदर। बैलेंसिंग खुद करना, नाम जरूर लिख देना, पोटेशियम मैंगनेट है ये, नॉट पर मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट आ गया, अल्कली और एयर। और इस पोटेशियम मैंगनेट में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक करंट पास करके ऑक्सीडेशन करेंगे। तुमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, एल्कलाइन मीडियम में, इन एल्कलाइन मीडियम, तो ये दे देगा पोटेशियम पर मैंगनेट। एल्कलाइन मीडियम में करेंगे, ध्यान रखना चीज का, मतलब इसका मैकेनिज्म अगर करोगे तो तुम्हें याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया हुआ है, MnO4 2 नेगेटिव है, ये गया MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एनोड पे, और कैथोड पे K+ तो होगा नहीं रिड्यूस, क्या रिड्यूस होगा? H+ आयंस फ्रॉम वाटर, और हाफ H2 गैस। याद है ना, ये पढ़ा पढ़ा रखा है। तुम्हें ये दो इक्वेशन दिखानी है मेन, ये दो इक्वेशन मेन दिखानी है, अदरवाइज मैंने तुम्हें क्लास में बता रखा है, यहाँ अल्कली KOH + O2 भी हो सकता है, KOH + KNO3 हो सकता है, KOH + O3 हो सकता है। याद है ना, ये तीन बताए हैं, कोई भी अल्कली ले सकते हैं, साथ में सोर्स जो ऑक्सीजन दे सके। और यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया है सिर्फ, इसके अलावा K2 क्या डालते हैं? Cl2, CO2, यहाँ Cl2 डाल दो, CO2 डाल दो, या H2O + O3, उससे भी K मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इससे मैंने ये बताया, तो नाम जरूर लिखना। ये है पायरोलुसाइड और पोटेशियम मैंगनेट, ग्रीन कलर का होता है ये, ग्रीन कलर याद रखना, इसका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर याद रखना जरूर, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आएगा, ग्रीन कलर ये, और ये पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर, ये प्रिपरेशन हो गई इसकी। फिर हाउ डज एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद Iron 2+ SO2 ऑक्सैलिक। बैलेंस मैंने तुम्हें एक सिखा दिया है, एक मैं बैलेंसिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूं उसका। MnO4 नेगेटिव है, अगर है Iron 2+, तो MnO4 2 नेगेटिव एसिड मीडियम में जाता है, एसिडिफाइड बोला हुआ है पे, एसिड मीडियम है, Mn2+ में, बेसिक में जाता MnO2 में, और स्ट्रांगली बेसिक होता तो Mn+6 में, और ये Fe2+ जाएगा Fe3+ में। बस ये बैलेंस कर दिया, आधा नंबर इसमें मिलेगा, पूरा करोगे तो कंप्लीट मार्क्स है। यहाँ से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन है 4, और कहीं ऑक्सीजन है नहीं तो 4H2O, और कहीं H है नहीं तो 8H+ इधर आ जाएगा, बैलेंस हो गई क्वेश्चन, चेक कर लेने के बाद जरूर। फिर SO2 के साथ
MnO4 नेगेटिव SO2 के साथ किस में जाएगा? SO4 2 नेगेटिव में। MnO4 नेगेटिव जाएगा Mn2 प्लस में। यहाँ से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बस अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, यहाँ 10, 18 ऑक्सीजन हो गए। 18 यहाँ पे और यहाँ पे है 20, तो यहाँ 2H2 आएगा। H और कहीं है नहीं, तो 4H प्लस। चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं, जरूर चेक करना खुद एक बार, मैंने इंट दिया सिर्फ ये। और तीसरा है MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4। ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4। MnO4 नेगेटिव जाएगा Mn2 प्लस में, ऑक्जेलिक एसिड जाएगा CO2 में। कार्बन यहाँ 2 है तो 2 लगा देना, पहले एटम बैलेंस। यहाँ पे स्टेट है +3, यहाँ स्टेट आ रही है +4। यहाँ से आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और वो तो पता ही है 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा ये। बस उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर लो बेशक। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और 20, 28 है। यहाँ 20 है तो 8H2 लगा दिया। 16H यहाँ पे है, और यहाँ पे पहले से 10H है, तो 6H प्लस। चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं। ये पूरी बैलेंसिंग कर दी है मैंने। और कलर याद रखना, ये पर्पल, ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये पर्पल, ये जरूर लिखते रहना। ये पर्पल कलरलेस, पर्पल कलरलेस। और आयरन 2 प्लस ग्रीन होता है, आयरन 3 प्लस ब्राउन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना दोनों। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ निष्ठा। निष्ठा। ये तनिष्का तुम्हारे पास क्वेश्चन है? तनिष्का। ये गर्व, यस सर। गर्व क्लास मिस कर दिया आज तूने। यस सर, आज परसों से आ रहा हूँ सर। चलो तू पहले ये कर ली ऑक्सो एसिड जरूर। हाँ जी सर। अब क्वेश्चन है किसी के पास कि नहीं अभी? तनिष्का शो कर, कोई क्वेश्चन शो करता है कि नहीं? नहीं है किसी के पास। चलो फिर एक काम करेंगे, अभी नहीं कर रहे, कुछ थोड़ी देर रह गई थी, मैंने मैं एक ही सेशन लूंगा ½ एन आवर का, जरूर अटेंड किया करो उसको सब। और तुम लोग क्लासेस मिस कर रहे हो उसको। तो है ना, तो अब नेक्स्ट टाइम ही करेंगे कि 38 क्वेश्चन है इसके अनसॉल्व।